हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। एक्चुअली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। ये जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या करते थे, चार्ज की वैल्यू फाइंड करते थे अगर चार्ज हमारा डिस्क्रीट होता था, ठीक है। क्या करते थे, चार्ज की वैल्यू फाइंड करते थे अगर चार्ज डिस्क्रीट होता था। जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट, ये चार्ज पड़ा हुआ है, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, Q3 Q4। तो चार्ज की वैल्यू हम फाइंड कर लेते थे Ne से, ठीक है। लेकिन ये फेल हो जाता है कब, अगर ये तो डिस्क्रीट चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। बॉडी इन द सेंस कोई कंडक्टिंग वायर है या कोई डिस्क है। डिस्क मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया जिसमें एरिया हो, ठीक है। या कोई वॉल्यूम है जैसे स्पेयर है, सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना हो तो क्या करना होता है, वहाँ हमें मेथड यूज़ करना होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और उस पर भी दो तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से। मान लीजिए कोई स्पेयर है, मैंने उसको चार्ज किया, तो उसके ऊपर जब जो भी चार्ज होगा वो उसके चारों तरफ या उसके अंदर कहीं भी हर जगह क्या एक समान रूप से वो चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये स्पेयर है कि इस पे यहाँ चार्ज ज़्यादा आ गया, यहाँ चार्ज कम आ गया, यहाँ चार्ज ज़्यादा आ गया, यहाँ चार्ज कम आ गया। अगर ऐसे होता है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली बिल्कुल इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमारे पास इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसी को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 एग्जांपल देता हूँ और एक देता हूँ डिस्क्रीट चार्ज। ये क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है, ठीक है। ये कैसा चार्ज है, डिस्क्रीट है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। एक मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अगर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों तरफ इस तरह से यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से, ठीक है। ये कैसा चार्ज है, यहाँ पर लीनियर चार्ज। ये कैसा है, लीनियर चार्ज। अब अगर मैं सरफेस चार्ज की बात करता हूं तो कोई सरफेस एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कोई सरफेस एरिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, स्फेरिकल सेल नहीं, क्या है ये, स्फीयर है। अगर मुझे यहाँ चार्ज फाइंड करना है तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली वो फाइंड किया जाता है। कैसे, इसमें कैसे फाइंड करते हैं वो मैं एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करूँगा, पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अब यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये ऐसे मानो जैसे मास, किसी बॉडी का मास है वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, मास डेंसिटी। इसी तरह इस चार्ज की डेंसिटी होगी। और ये कैसा चार्ज, लीनियर चार्ज, क्योंकि एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो गया, लीनियर चार्ज। इसीलिए एक इसकी डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है
तो इसकी क्या होगी, ऐसे ही अगर इस पर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है एक समान रूप से, तो उसकी भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। उस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा लैम्डा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। ठीक है, अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का चार्ज, वो होता है Q इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। क्या होता है Q, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। ये DL क्या है, DL इसका कोई भी एक छोटा एलिमेंट हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एलिमेंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का, इसकी लेंथ क्या है DL। ठीक, इसकी लेंथ DL है, और हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर मैं इस टोटल की, अगर इसकी पूरी लेंथ कितनी है, अगर L है, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ये कैसे, लिमिट ले लूंगा मैं 0 से L तक, तो ये क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। जैसे मास डेंसिटी हम फाइंड करते हैं, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसी तरह से यहाँ क्या फाइंड करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके लिए चार्ज हो जाता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। ये DA क्या है, कोई छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया जिसका सरफेस एरिया कितना है DA है। अगर मुझे पूरे के लिए फाइंड करना है और मैंने माना कि पूरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, पूरे का एरिया कितना है A है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन DA। इंटीग्रेशन मतलब ये छोटे छोटे सबको जोड़ेगा, इसको भी जोड़ देगा, इसको भी, इसके भी, और सबका एरिया कितना है DA और सब मैंने माना कि पूरे का मिलाकर के एरिया कितना बन रहा है कैपिटल A। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू A। ठीक है, यहाँ से मैं सिग्मा की वैल्यू फाइंड करूंगा, क्या आ जाएगा Q अपॉन A। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, इसके लिए Q इज इक्वल टू होता है रो इंटू DV। मैंने कोई इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है DV है। अब अगर मैं मान लेता हूँ इसका पूरा वॉल्यूम V है, तो और क्योंकि देखो मैं सिग्मा को क्यों बाहर ले रहा हूँ पता है, मैं इसलिए बाहर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कह सकते हो कांस्टेंट रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, ये बाहर आ गया। अगर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसके लिए भी हमें चार्ज फाइंड करना पड़ता है। तब क्या होता है, तब हम इसको बाहर नहीं लेते हैं, तब वो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देता है जिससे हमारे इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, Q की, ये कितना हो जाएगा Q रो इंटू V। यहाँ से रो इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका बेसिक आइडिया था। ठीक है ना, अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि स्फीयर में चार्ज को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई स्फीयर दिया है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। मोस्टली स्फीयर का क्वेश्चन 12th में है, आपने देखा होगा। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, जिस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक 4/3 पाई r³ रख लेते हैं। नोटिस किया, वो कैसे आता है, वो सभी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं। ये क्या है, डिस्क्रीट चार्ज है। इसमें कैसे फाइंड किया जाता है, Q इज इक्वल टू NE से।
लार्ज बॉडी के लिए ये फेल हो जाता है, ठीक। फिर क्या यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड। इसमें लार्ज बॉडी में 3 टाइप के हमारे पास बॉडीज़ हैं, लीनियर, सरफेस वाली और वॉल्यूम वाली, ठीक है ना। चलो आज आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखो फील करो, मान लीजिए हमारे पास कोई स्पेयर है, ठीक है, ये कोई स्पेयर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लीजिए मैंने, ठीक है, इसका मास मैंने मान लिया m, ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया नहीं, वो मैं उस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने मान ली, रेडियस इसकी हो गई r, ठीक है। तो इसको छोटा कर दूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए इधर, ये कोई स्पेयर, ठीक है, मैंने इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, जिस पर चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास कितना है इसका m, और r इसकी रेडियस है। तो कैसे फाइंड करते हैं चार्ज, Q इज इक्वल टू रो इंटू dv, ठीक है। अब हम dv फाइंड करते हैं। देखो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हम कैसे उसको निकालते हैं, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेंथ एलिमेंट होता है, जो लेंथ एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, dr इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz इंटू k कैप, ठीक। जब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो कैसे करते हैं इसको, dx इंटू dy इंटू dz, ठीक है। और v जब मैं निकालूंगा तो इधर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x1 से x2 तक dx, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y1 से y2 तक dy, और z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, z1 से z2 तक और dz, z1 से z2 तक और dz, ठीक। ऐसे हम फाइंड करते हैं। आई होप आपको इसमें भी पता होगा, लेकिन हम इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट होता है इसी के लिए, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था, dx i कैप dy j कैप dz k कैप, इसी तरह से स्फीयर के लिए भी एक लेंथ एलिमेंट होता है, जिसकी क्या वैल्यू होती है, वो होता है हमारे पास dr इज इक्वल टू dr इंटू आई कैप r d थीटा इंटू थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी फाइव इंटू फाइव कैप। अब ये जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x, y और z कोऑर्डिनेट थे ना, इसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r, थीटा और फाइव कोऑर्डिनेट होते हैं। इनको कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखो ऐसे होता है, ये कोई स्फीयर है, ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, इसके सेंटर से एक मैं लाइन खींचता हूँ, रेडियल लाइन, और ऐसे यहाँ पे आकर टकरा जाती हो, ये मान लीजिए सेंटर है, ये यहाँ, ये अंदर नहीं है, इसके सरफेस में बाहर है, रिप्रेजेंट ये वाला सरफेस जो इसका बाहर वाला है इस पर, ठीक है। और ये मान लीजिए एक्सिस एक्स वाई जेड जो हम मानते हैं, ठीक। तो ये जितना एंगल यहाँ बनाती है ये होता है थीटा, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर यहाँ डालूंगा, और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है फाइव। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जेड एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, और ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह, तो यहाँ से एक लेंथ एलिमेंट उठा, रेडियल एलिमेंट, वो ऐसे गया, ठीक है ना। उसने इस वाली एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया वो थीटा, फिर मैंने इसका इससे एक परपेंडिकुलर डाला नीचे, जो यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ मिला, इसने इस वाली एक्सिस के साथ एंगल बनाया फाइव। ये मतलब पूरा ऐसे घूमेगा, सेंटर से रोटेट करता है ऐसे पूरा, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, अच्छे से बनाता है,
ये है जैसे मान लीजिए, बहुत ही बेकार बन गया, ये है, ठीक। तो क्या करेंगे हम अभी, ये सेंटर है, ये इसकी एक्सिस, ठीक है। अब ये कोई आर है, रेडियल एलिमेंट, ये थीटा, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल फाई का। तो ये जो फाई है ना बच्चों एक्चुअली, ठीक है ना, ये यहाँ तक आ गया। अभी आगे अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dr, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अब r d थीटा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी r साइन थीटा d फाई। ये टोटल क्या बन जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। अब मैं अगर v निकालूं तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो r की लिमिट भी चाहिए, थीटा की लिमिट भी चाहिए और फाई की लिमिट भी चाहिए, ठीक है। अब r क्या है, r रेडियल एलिमेंट है। रेडियल मतलब स्फीयर ऐसे ऐसे बड़ा होता है ना, तो उसकी कितनी रेडियस है, उसकी कितनी रेडियस है, ये वो एलिमेंट है। अगर मैं रेडियल एलिमेंट की लिमिट लूँ तो कितनी आएगी, रेडियस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से r तक। r वाले टर्म की लिमिट आएगी 0 से कैपिटल R, क्योंकि मैंने इसकी रेडियस मानी थी कैपिटल R, ठीक है। अब थीटा की मैं बात करता हूँ बच्चों। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली होता क्या है, थीटा कैसे वेरी करता है वो देखो। थीटा जब ये हमारी एक्सिस है थीटा वाली, एक्चुअली में ये जब यहाँ था, ये वाला यहाँ होता है थीटा, या इसके ऊपर है, तो ये जो स्फीयर का निर्माण करता है, इतने स्फीयर का निर्माण करता है। जब ये यहाँ आ जाता है तो इतने स्फीयर का निर्माण करता है, जब ये यहाँ जाता है तो इतना स्फीयर बना देता है, जब यहाँ आ जाता है तो इतना स्फीयर निर्माण बन जाता है, जब ये यहाँ आ जाता है तो इतना स्फीयर, जब यहाँ इतना स्फीयर, जब यहाँ इतना स्फीयर, जब यहाँ इतना स्फीयर, जब यहाँ इतना स्फीयर। समझ रहे हो, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चला और पूरा स्फीयर बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक चला और पूरा स्फीयर बन गया। इट मीन्स, इसका मतलब है ये कितना चला यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ पाई, पाई तो चला है। देखो यहाँ से यहाँ तक आया, ये पाई है, पूरा घूम जाता तो कि 2 पाई हो जाता। तो ये सिर्फ 0 से पाई तक चला है और पूरा स्फीयर बन गया। तो थीटा की लिमिट कितनी होगी, 0 से पाई तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो रेडियल एलिमेंट की जो मेरी लिमिट है वो 0 से r है, जब मैं वॉल्यूम फाइंड करता हूँ। और ये इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी थीटा की, 0 से पाई, ठीक है। अब फाई की बात करेंगे। देखो फाई क्या है, जैसे हमारे पास तीनों एक्सिस हैं, उन तीनों एक्सिस सेंटर से ऐसे जा रहा फाई। जब फाई रोटेट कर सकता है, ऐसे पूरा रोटेट कर सकता है, एक ऐसे, ये है ना फाई, ये ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे पूरा रोटेट कर सकता है। तो ये कितना रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, 2 पाई का। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई, ठीक। अब ये टोटल r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया और मेरे को यहाँ क्या फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ऊपर अगर मैं Q निकालूं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू रो, और ये रो मैंने बाहर ले लिया, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है चार्ज का, ठीक है ना। जब कांस्टेंट होगा तो वो इससे बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू रो 0 इंटू r, 0 इंटू पाई, 0 इंटू 2 पाई, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये आ गया, ठीक। अब मेरे को ये फाइंड करना है तो मेरे पास चार्ज निकल जाएगा कितना है, ठीक।
ठीक है, देखो यहाँ अगर मैं क्यू फाइंड करूँ तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से आर स्क्वायर डी आर, अलग अलग कर लेता हूँ, 0 to पाई थीटा वाला साइन थीटा डी थीटा, 0 to 2 पाई डी फाई। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोस थीटा। ठीक है, और माइनस कोस थीटा पर लिमिट क्या होगी, 0 to पाई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोस पाई प्लस कोस 0। माइनस कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, और प्लस कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो +1 कितना हो जाएगा, +2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, 2 आ गई। और ये देखो ये डी फाई है और लिमिट 0 से 2 पाई है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इसका इंटीग्रेशन फाई आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, और जब मैं 2 पाई लिखूंगा और -0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। तो इन लास्ट हमारे पास क्या आ गया, r³/3 इंटू 4 पाई, या 4/3 पाई r। और क्यू है ना, ये तो हम भूल ही गए चार्ज डेंसिटी लगाना, रो 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 चार्ज डेंसिटी है कांस्टेंट, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने ये स्फीयर के लिए निकाला, ऐसे ही हम डिस्क के लिए फाइंड कर सकते हैं, डिस्क पर पोलर कोऑर्डिनेट अप्लाई होते हैं। ठीक है ना, और लाइन चार्ज के लिए तो बड़ा सिंपल है ही, अभी मैंने तो वो दिया भी था, मान लीजिए इसकी लेंथ स्मॉल dl है और बड़ी लेंथ l है, तो लिमिट 0 से l ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा इंटू l आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए लेंथ एलिमेंट अलग होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप जहाँ तक आपके 12th के क्वेश्चन हैं, इवन जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करोगे, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी स्पेयर के अंदर या किसी स्पेयर के बाहर, मोस्टली स्पेयर है सिलेबस में 12th की मोस्टली, ठीक है ना, तो वही फाइंड करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ स्पेयर ही लिया। तो आप वहाँ पर कैसे वॉल्यूम की वैल्यू रखते हैं, कैसे वो इंटीग्रेशन बनता है जब गॉस थ्योरम सोल्व करते हैं, ठीक है ना, उसका एक थोड़ा वो ये चीज़ें वहाँ काम आने वाली हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, मैंने आज के लिए इतना ही, थैंक यू।